तो यहाँ पे ये ट्रबलसम पॉइंट बी था, क्योंकि ये एक ऐसा मोशन ट्रांसफर पॉइंट था जिसके पाथ के बारे में हमें कुछ पता नहीं था। ए के बारे में भी पता था, सी के बारे में पता था, डी के बारे में पता था, बी का नहीं पता था। तो अब यहाँ पे ये वेलोसिटी एनालिसिस का डायग्राम देख के अब मुझे बताओ कि बी के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन इस डायग्राम से मिल रही है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है। बी की मोशन के बारे में क्या हमें पता लग रहा है इस डायग्राम से? बताओ, तुम तीन ही लोग हो, कुछ तो बताओ। हाँ, कोई ट्राई करो। दीप बोलो, बी क्या पता लग रहा है? तो बोलो। अब मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है सर, मतलब अब बताओ। क्या बता। ये जो पॉइंट बी है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाला पॉइंट यही था, यस सर। ये वाला पॉइंट। तो अब वो प्रॉब्लम का कुछ हमें हल मिला है यहाँ पे। क्या क्या हमें मिला है? डायरेक्शन मिल गई उसकी एक ही रिस्पेक्ट में। हाँ, बहुत अच्छा। देखो, हमें ये मिल गया है। हमें देखो पहले पता था ए की मोशन इस डायरेक्शन में होगी, ओ टू ए के परपेंडिकुलर, ए की डायरेक्शन इस मोशन में होगी, हमें पता था। डी की मोशन हमें पता था इस डायरेक्शन में होगी। बी का हमें कुछ नहीं पता था। अब हमें यहाँ पे पता मिल गया, ये जो वेक्टर ओ बी है, ओ बी ये ऊपर की तरफ है, तो बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमें ये पता लग गया है। ठीक है, बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब देखते हैं इससे कैसे हमें हेल्प मिलती है। तो हमने ये वेलोसिटी एनालिसिस किया है। अब अगला स्टेप क्या होगा, जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी एक्सीलरेशन एनालिसिस। और हम वो ऑक्सिलरी एनालिसिस कैसे करेंगे? ये जो लिंक 6 है, लिंक 6 की अल्फा को 0 मान के, अल्फा 6 को 0 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अल्फा 6 पता नहीं 0 है या 0 नहीं है, हमें पता थोड़ी है। हमें तो लिंक 2 के बारे में बताया हुआ था, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है 10 रेडियन पर सेकेंड, और इसकी एक्सेलरेशन 0 है, हमें ये बताया हुआ था। 6 का तो कुछ बताया नहीं हुआ था। लेकिन हम अब एक एनालिसिस करेंगे, अल्फा 6 को 0 एज्यूम करके एक एनालिसिस करेंगे। इसलिए वो ट्रू एक्सेलरेशन एनालिसिस नहीं है। वो कैसा एनालिसिस है? वो है ऑक्सिलरी एक्सेलरेशन एनालिसिस। और ये एनालिसिस करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, वो ये एनालिसिस करने के बाद देखेंगे क्या फ़ायदा होता है। और उसके बाद हमें एक फाइनल स्टेप करना होता है, ट्रू एक्सेलरेशन एनालिसिस। ठीक है, तो अभी ऑक्सिलरी वाला देखते हैं। मैं देखता हूँ कि इसी में एक्सप्लेन कर सकता हूँ या ड्रॉ करके करना पड़ेगा। एक्चुअली यहीं पे एक्सप्लेन हो जाएगा, ट्राई करते हैं। ये जो डायग्राम नीचे देख रहे हो, ये वाला डायग्राम एक्सेलरेशन एनालिसिस है, ये वाला वेलोसिटी एनालिसिस था इधर, और ये एक्सेलरेशन एनालिसिस है। कौन सा एक्सेलरेशन एनालिसिस? ऑक्सिलरी एक्सेलरेशन एनालिसिस। तो ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है। इस पॉइंट को हमने O2, O5, O6 सारा यही पॉइंट है, क्योंकि O2, O5 और O6 ये पॉइंट की तो एक्सेलरेशन 0 है। तो ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है। अ, तो
अब हम क्या करेंगे, यहां से शुरू करके अब पहले पॉइंट डी पे जाएंगे। पॉइंट डी की एक्सेलरेशन क्या होगी, ऊपर की तरफ देखो, इस डायरेक्शन में होगी आर ओमेगा स्क्वेयर O6D ओमेगा 6 स्क्वेयर, ये तो इसकी होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर, और टेंजेंशियल इसके परपेंडिकुलर वो जीरो होगी क्योंकि हमने अल्फा 6 को जीरो माना है। तो पॉइंट डी की एक्सेलरेशन ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में होगी, डी से O6 की तरफ, तो वो हमने प्लॉट कर ली। यहाँ पे देखो, ये जो वेक्टर देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पॉइंट डी तक का ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन ऑफ डी, सिर्फ सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल नहीं क्योंकि अल्फा 6 जीरो है। और इसको AOD लिख दिया है यहाँ पे क्योंकि यह है ऑक्सिलरी एक्सेलरेशन ऑफ डी, ट्रू एक्सेलरेशन नहीं है, हमने अल्फा 6 को जीरो मान के किया है। तो ये पॉइंट डी तक हम आ गए, ठीक है। अब डी से आगे कहाँ जाएं, डी से आगे हम जाएंगे सी पे, डी से सी पे जाएंगे। कैसे जाएंगे, हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सी इक्वल्स एक्सेलरेशन ऑफ डी प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू डी, वही काम जो पहले करते आए वही करेंगे डी से सी पे जाने के लिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में सी से डी की तरफ, वो होगा आर ओमेगा स्क्वेयर सी डी टाइम्स ओमेगा 4 स्क्वेयर। तो वो हमने देखो पहले ही वो ये वाला वेक्टर आ गया यहाँ पे, डी से लेके सी डैश तक, डी से सी डैश, ये वेक्टर है आर ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा 4 ये लिंक 4 है टाइम्स सी डी स्क्वेयर, नहीं सॉरी आर ओमेगा स्क्वेयर सी डी टाइम्स ओमेगा 4 स्क्वेयर, ये वाला वेक्टर हो गया। और उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब हमने यहाँ पे एक लाइन लगाई जो इसके परपेंडिकुलर थी, तो ये तो कहीं इसके ऊपर लाई करेगा, कहाँ पे लाई करेगा वो हमें पता नहीं है, ठीक है। अब हम एक्सेलरेशन ऑफ सी प्लॉट करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सी हम इधर से भी तो प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ जाके। तो एक्सेलरेशन ऑफ सी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ सेंट्रीपिटल और दूसरा टेंजेंशियल उसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल कंपोनेंट लगा दिया, नीचे की तरफ गया ये सेंट्रीपिटल, एक्सेलरेशन ऑफ सी प्लॉट कर रहे हो, टेंजेंशियल उसके परपेंडिकुलर। तो अब ये जो दोनों डैश्ड लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट की, ये पॉइंट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये वेक्टर है ओरिजिन से लेके सी तक का जो वेक्टर है ये हमें दे रहा है ऑक्सिलरी एक्सेलरेशन ऑफ सी, रियल एक्सेलरेशन नहीं है, ऑक्सिलरी एक्सेलरेशन ऑफ सी। तो अब हमें डी और सी मिल गए, देखो इस डायग्राम पे हमने डी प्लॉट कर लिया, सी प्लॉट कर लिया। अब बी कैसे करेंगे, डी और सी मिल गए, किसी भी लिंक पे अगर हमें इस लिंक के ऊपर ये 3 पॉइंट हमने लिए हैं डी सी और बी, उसमें से 2 हमने प्लॉट कर लिए, तीसरा प्लॉट करना है, क्या करेंगे, इमेज बना देंगे। 2 हमें मिल गए हैं तो तीसरा इमेज से आ जाता है, जैसे वेलोसिटी एनालिसिस में वेलोसिटी इमेज बनाते हैं, एक्सेलरेशन एनालिसिस में एक्सेलरेशन इमेज बनता है। उसका प्रूफ हमने नहीं, शायद मुझे याद नहीं, शायद किया नहीं होगा, पर उतना डिफिकल्ट नहीं है प्रूफ वैसे। तो पॉइंट बी यहाँ पे आ जाता है, फिर से देखोगे बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज है यहाँ पे, इधर भी बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज है, ये सेम शेप यहाँ पे, सिमिलर शेप, सिमिलर ट्रायंगुलर शेप यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। तो हमें पॉइंट बी मिल गया, इस डायग्राम पे बी मिल गया, ठीक है। बी से आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जो है तंग ये पॉइंट कर रहा था बी, ये दुखी कर रहा था, तो इस तक हम पहुंच गए बी तक। तो इस ऑक्सिलरी एक्सेलरेशन डायग्राम में हमें इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो वेक्टर है ओरिजिन से लेके बी तक का, ये वेक्टर हमें क्या मिल गया, ऑक्सिलरी एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है। ट्रू एक्सेलरेशन नहीं मिला है, अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्सिलरी एनालिसिस इसलिए बोला है क्योंकि एक बीच में हम अल्फा 6 को जीरो मान के फिर हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें ऑक्सिलरी एक्सेलरेशन ऑफ बी मिल गया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, जो लास्ट स्टेप है, ऑक्सिलरी एक्सेलरेशन एनालिसिस हो गया है, अब करेंगे ट्रू एक्सेलरेशन एनालिसिस, तो वो भी इसमें देखते हैं। तो अब हमें देखो, फिर ये डायग्राम देखो, यहाँ पे जो ये डायग्राम है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है, एक तो ये वेक्टर वी बी,
वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी हमें यहाँ पे मिल गई थी वेलोसिटी एनालिसिस से ये, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन हमने लगा दी, वी बी इस डायरेक्शन में है। और ऑक्सिलरी एक्सेलरेशन ऑफ बी, ऑक्सिलरी एक्सेलरेशन ऑफ बी ये जो था ये वेक्टर मैंने इधर प्लॉट कर दिया, ये वेक्टर ऑक्सिलरी एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो ये दो वेक्टर यहाँ पे बना दिए, ऑक्सिलरी एक्सेलरेशन ऑफ बी और उसके साथ साथ वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं नोट्स लेके एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे यहाँ से हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है, और उसके बाद हम ट्रू एक्सेलरेशन एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो, मैं एक जनरल केस लेता हूँ। मान लो ये कोई लिंक था, इसके ऊपर मैंने कोई भी ये पॉइंट P लिया, और P का पाथ जो है, मान लो मुझे पता है कि एट दिस इंस्टेंट P की मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में थी, मान लो ऐसे मैंने बना दिया, वेलोसिटी ऑफ P इस डायरेक्शन में थी, हाँ ठीक है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ P इस डायरेक्शन में थी, तो इसका मतलब P का पाथ कैसा होगा, P का पाथ ऐसा होगा, एट दिस इंस्टेंट अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, तो एट दिस इंस्टेंट P का पाथ ऐसा होगा कुछ, मैं यहाँ पे एग्जाजरेट करके बना रहा हूँ, ऐसी कर्व में होगा, और इस पाथ का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहीं यहाँ पे होगा, इस पाथ का सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो मैं एक बार फिर से मैं पीछे जाके एक बार बोलता हूँ। यहाँ पे जो पॉइंट ए है, ए का पाथ सर्कल में होगा, और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा यहाँ पे होगा, हमेशा यहाँ पे होगा। लेकिन कोई और हम जनरल पॉइंट लें, कोई और जनरल पॉइंट लें, मान लो उसका पाथ ऐसे है, तो जब वो यहाँ पे था तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, जब वो यहाँ पे है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, ठीक है। वो यहाँ पे है जब उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पाथ का यहाँ है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पाथ का फिक्स नहीं है, इधर उधर जाता रहता है। लेकिन वेलोसिटी अगर ऐसे है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो उसका पाथ इस तरह का होगा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर उस पाथ का इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। और हम ये जो एक्सीलरेशन ऑफ P है, एक्सेलरेशन ऑफ P को अगर हम दो पार्ट में ब्रेक कर लें, एक को तो हमने बोल दिया नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ P, और एक हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर हम दो में ब्रेक करें, तो नॉर्मल वाला पार्ट कौन सा है एक्सेलरेशन ऑफ P का, जो उस पाथ के नॉर्मल, ये सेंटर की तरफ है, ये वाला, ये तो हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा इसका मैग्नीट्यूड ये वी स्क्वेयर आर ओमेगा स्क्वेयर, जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस है, टाइम्स ओमेगा स्क्वेयर, या उसको बोल दूँ ये वी पी स्क्वेयर बाय आर बोल दिया, वी पी स्क्वेयर, आर की जगह रो लिख देते हैं, उसके पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर रो, वी पी स्क्वेयर बाय आर रो। अब देखो ये जो है, ये जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, ये सिर्फ उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ये उसकी एक्सीलरेशन पे डिपेंड नहीं करता कि उसकी उस लिंक का अल्फा क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन जो है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन velocity of point and not on
एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ लिंक। उस लिंक की एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है उस पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, मेरे ख्याल समझ गए होंगे। ये वाला जो कंपोनेंट होगा, पी का पाथ ऐसा है, और ये जो नॉर्मल कंपोनेंट जो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पॉइंट कर रहा है वो v² होगा। अगर हमें उसकी वेलोसिटी पता है तो मेन बात यह है उसकी एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा, और टेंजेंशियल इसके परपेंडिकुलर होगा, जो ये है इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये वाला आइडिया अब देखो कैसे यूज करते हैं हम। ये हमें मिला वेलोसिटी ऑफ बी, जो वेलोसिटी एनालिसिस से मिल गया था, और ये वेक्टर था यहाँ पे ऑक्सिलरी एक्सेलरेशन ऑफ बी। हमने ऑक्सिलरी एक्सेलरेशन ऑफ बी का एक कंपोनेंट लिया जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, इस वेक्टर का कंपोनेंट लिया, वो हो गया ऑक्सिलरी एक्सेलरेशन ऑफ बी नॉर्मल। नॉर्मल क्यों? क्योंकि ये उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ये है एक्सेलरेशन ऑफ बी इन नॉर्मल डायरेक्शन, और ऑक्सिलरी लगा दिया, एक्सेलरेशन ऑफ बी इन नॉर्मल डायरेक्शन। यहाँ पे भी सेम चीज़ थी जो मैंने नोट्स में दिखाया। ये इसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर जो है वो है एक्सेलरेशन उसकी नॉर्मल डायरेक्शन में, पाथ के नॉर्मल। तो जो ऑक्सिलरी एक्सेलरेशन ऑफ बी है नॉर्मल डायरेक्शन में, ये एक्सेलरेशन ऑफ बी इन नॉर्मल डायरेक्शन ही होगी, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन की जो एक्सेलरेशन है वो लिंक के अल्फा पे डिपेंड नहीं करता। हमने ये एनालिसिस किया था अल्फा 6 को 0 मान के। ठीक है, क्योंकि हमने अल्फा 6 को 0 मान के किया था, इसलिए हमें बी की ट्रू एक्सेलरेशन तो नहीं मिल सकती, क्योंकि हमने कुछ गलत एज्यूम किया है। लेकिन फिर भी जो ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है ये सही मिल रही है, नॉर्मल एक्सेलरेशन सही मिल रही है। तो हमें ये पूरे एनालिसिस से हम क्या निकालना चाहते थे? हम निकालना ये चाहते थे, मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमें वेलोसिटी एनालिसिस से वेलोसिटी ऑफ बी मिला, इस डायरेक्शन में है। ये हमें मिला वेक्टर, ये है ऑक्सिलरी एक्सेलरेशन, कैसे लिखा है उसमें देखते हैं। ये मिला ऑक्सिलरी एक्सेलरेशन ऑफ बी, ऑक्सिलरी एक्सेलरेशन ऑफ बी। इसका मैंने कंपोनेंट लिया वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर, जो हुआ ये वाला कंपोनेंट, और ये हुआ ऑक्सिलरी एक्सेलरेशन ऑफ बी नॉर्मल डायरेक्शन में। ये जो है ये एक्चुअल में भी एक का सिर्फ ऑक्सिलरी नहीं है, ये बी की एक्चुअल में नॉर्मल डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन है। और उसका सिंपल रीज़न ये है क्योंकि जो मैंने यहाँ पे लिखा कि नॉर्मल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होती है उसके पाथ के नॉर्मल डायरेक्शन में इट डिपेंड्स ओनली ऑन वेलोसिटी एंड नॉट ऑन एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमने अल्फा 6 को 0 मान के भी एनालिसिस किया तो भी यही वैल्यू, 0 मान के किया तो ये वैल्यू आई, कुछ और मान के करोगे तो भी यही आएगी, डज नॉट मैटर उसकी क्या वैल्यू मान के करो। तो ये हमें मिल गया बी के बारे में, नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब हम करेंगे ट्रू एक्सेलरेशन एनालिसिस। तो वो देखते हैं यहाँ पे कैसे किया। जो फाइनल ये है ट्रू एक्सेलरेशन एनालिसिस, या ओरिजिन से शुरू किया। ट्रू एक्सेलरेशन एनालिसिस अब हम कहाँ से करेंगे? ये लिंक, ये हमारा इनपुट लिंक है, इससे शुरू करेंगे क्योंकि अब सही वाला कर रहे हैं। पहले ऑक्सिलरी किया था तो यहाँ से एज्यूम्ड वाले से किया था, अब सही वाले से करेंगे। तो पहले हम एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए हम प्लॉट कर देंगे आर ओमेगा स्क्वेयर, ये जो है टाइम्स ओमेगा 2 स्क्वेयर इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ। तो वो वेक्टर यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ये O2A। तो ये मिल गया हमें, एक्सेलरेशन ऑफ ए मिल गया। ठीक है,
अब हम ए से बी पे जाना चाहते हैं, ए से बी पे जाना चाहते हैं। पहले जाना चाहते थे तो नहीं जा पाते, अब जाना चाहते हैं तो अब जा पाएंगे। देखो कैसे, हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल्स एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और उस इक्वेशन को जब प्लॉट करेंगे हम, एक्सेलरेशन ऑफ ए तो यहाँ पे हो गया, अब एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी विद रिस्पेक्ट टू ए के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो सेंट्रीपिटल इस तरफ आर ओमेगा स्क्वेयर जो उस लिंक की लेंथ है टाइम्स ओमेगा स्क्वेयर, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर टेंजेंशियल वाला वो इस डायरेक्शन में इधर। तो हमारा जो पॉइंट बी है वो कहीं इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा मुझे पता नहीं, ठीक है। तो अब मैं वो वाली इंफॉर्मेशन यूज करता हूं जो मुझे ये मिल गया था कि ये जो ऑक्सिलरी एक्सेलरेशन एनालिसिस से मिला था कि ये जो वेक्टर है ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये वेक्टर। तो अब मैं इसको यूज करूंगा और यहाँ पे अब प्लॉट किया ओरिजिन से ये वेक्टर प्लॉट किया, ये है नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ बी। नॉर्मल तो ये हो गई और टेंजेंशियल इसके परपेंडिकुलर होगी, टेंजेंशियल एक वेक्टर बना दिया, एक लाइन बना दी इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो लाइन मेरा पॉइंट बी हो गया, और ये जो वेक्टर है O2 से लेके B तक का ये वेक्टर दे रहा है मेरा एक्सीलरेशन ऑफ B। तो अब मैं पॉइंट B पे पहुंच पाया, शायद आपको समझ आ गया होगा। पहले प्रॉब्लम ये थी कि मैं B तक जाने की कोशिश करता तो मैं O2 से मैं A तक आता, एक्सीलरेशन ऑफ A, फिर मैं ये भी कर लेता R ओमेगा स्क्वेयर, फिर मैं बोलता कि B कहीं इस लाइन पे होगा, पर इस लाइन पे कहाँ पे होगा मुझे कुछ पता ही नहीं है और गाड़ी वहाँ रुक जाती। लेकिन अब B तक जाने का मुझे एक और रास्ता मिल गया है, ये जो B की नॉर्मल एक्सीलरेशन है ये मुझे ऑक्सिलरी एक्सेलरेशन एनालिसिस से मिला है। तो ये B की मैंने नॉर्मल एक्सेलरेशन प्लॉट किया यहाँ पे, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो इसके परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल के परपेंडिकुलर, तो एक लाइन इसके परपेंडिकुलर बना दी, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट किए वो पॉइंट B मिल गया, ठीक है। तो B मिल गया तो आगे जाना बड़ा आसान है। B मिल गया, B से हम, आप किसी पे भी B से D पे जा सकते हो। देखो यहाँ पे B के बाद B से D पे गए हुए हैं, B से D पे कैसे जाओगे, लिखोगे एक्सेलरेशन ऑफ D इक्वल्स एक्सेलरेशन ऑफ B प्लस D विद रिस्पेक्ट टू B, और उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक सेंट्रीपिटल कंपोनेंट R ओमेगा स्क्वेयर और एक कंपोनेंट होगा उसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे वो देखोगे वो प्लॉट किए हैं, ये सेंट्रीपिटल कंपोनेंट जो R ओमेगा स्क्वेयर है और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर बना दिया। पर परपेंडिकुलर पे कहाँ तक जाना है वो हमें पता नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ D प्लॉट करने का दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से चल के यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो सेंट्रीपिटल इधर होगी और टेंजेंशियल उसके परपेंडिकुलर, तो मैंने वो रास्ता अपनाया। अब यहाँ से शुरू किया और D की जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो ये हो गई और टेंजेंशियल उसके परपेंडिकुलर, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट किए वहाँ पे पॉइंट D मिल गया। और अब आपको पॉइंट C भी प्लॉट करना है, C भी प्लॉट हो जाएगा, या तो एक्सेलरेशन इमेज बना लो या आपको D पता है D से C पे जा सकते हो, लिखोगे एक्सेलरेशन ऑफ C इक्वल्स D प्लस C विद रिस्पेक्ट टू D। तो ऐसे करोगे तो ये डायग्राम बन जाएगा। तो ये हमारा एक्सेलरेशन एनालिसिस हो गया है। और अब किसी भी लिंक का अल्फा निकालना है, मान लो ये जो लिंक AB है, लिंक AB का अल्फा निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकलेगा, ये पॉइंट A है, ये B है, A से B तक जाने में ये सेंट्रीपिटल कंपोनेंट था, ये टेंजेंशियल था, ये जो BB1 है, इसको मेजर करो BB1, इसकी वैल्यू R अल्फा के इक्वल होगी, इसको R से डिवाइड कर दो तो अल्फा मिल जाएगा उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अच्छा बताओ, इस एक्चुअली ये मेथड थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं ऐसा बोलूँगा कि ये जो एग्जांपल यहाँ पे किया डेमोस्ट्रेट किया था, यही सोल्ड एग्जांपल ही एक बार
खुद सॉल्व करके देखना, मैं भेज दूंगा पीडीएफ और फिर ट्राई करके देखना। पर बताओ कोई डाउट, या खुद करोगे तभी पूरा समझ में आएगा। मैं एक आइडिया दे सकता हूँ, टॉपिक ऐसा है बिना प्रैक्टिस के समझ नहीं आएगा।